नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का 10वां पाठ, झांसी की रानी। कक्षा 6 के वीडियो की सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने झांसी की रानी पाठ का सस्वर वाचन किया था। इस वीडियो में हम इस कविता के भाव को समझेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए लिखी गई है, जिसमें उनके बचपन से लेके उनके वीरगति पाने तक का वर्णन है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यानी कि सिंहासन हिलने लगे। किसके सिंहासन हिलने लगे? विरोधियों के सिंहासन हिलने लगे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता का आह्वान किया तो अंग्रेजों के या उनके विरोधियों के सिंहासन हिलने लगे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, और जो राजवंश थे उन्होंने अपनी भ्रुकुटी अर्थात भौहें तान ली थी। भौहें तानने का तात्पर्य क्या होता है? जब हम क्रोध में होते हैं या हम आश्चर्य में होते हैं तो हमारी भौहें तन जाती हैं। तो राजवंशों ने अपनी भ्रुकुटियां तान ली थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? वह भारत जो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने का मतलब बिल्कुल कमज़ोर, सामर्थ्यहीन सा हो गया था, यानी कि किसी भी तरह का जोश उसके अंदर नहीं बचा हुआ था। अब उसमें फिर से जवानी आ गई थी। जवानी आने का मतलब उसके अंदर फिर से जोश भर आया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई अर्थात जो खो चुकी थी उनकी आज़ादी, उसकी कीमत अब भारत के लोगों ने पहचान ली थी। कब पहचान ली थी? जब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया, आंदोलन छेड़ा, तो भारत में फिर से जवानी आ गई और सब लोगों ने अपनी जो आज़ादी जिसे वो खो चुके थे उसकी कीमत को पहचान लिया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सब लोगों ने फिरंगियों अर्थात अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने की, दूर करने की अपने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किस समय का वर्णन है? 1857 का वर्णन है। 1857 की क्रांति का वर्णन है। उस समय पे 1857 में वह जो पुरानी तलवारें थी वो फिर से चमक उठी थी। चमक उठी का मतलब तलवारों में धार दे दी गई ताकि वे युद्ध के लिए तैयार हो सकें, यानी कि सभी लोग युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह यानी कि बुंदेलखंड की एक जाति है जो वीर लोगों की यश गाथाओं को गाया करते थे। उन बुंदेले हर बोलो के मुँह से कवित्री कहती है कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को सुना था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो हर बोले जो थे उन्होंने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी, यानी कि वह झांसी की रानी थी और मर्दों के समान लड़ी थी। मर्दों के समान लड़ने के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इस पद्यांश में कहा गया है कि कानपुर के जो नाना थे उनकी वह मुँह बोली बहन थी और उसे प्यार से लोग छबीली कहकर पुकारते थे। छबीली का मतलब होता है सुंदर, और प्यार से उन्हें छबीली कहकर पुकारा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली भी था।
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी, यानी कि इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, वह नाना के संग में ही पढ़ा करती थी और उन्हीं के साथ में खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी कि ये जो बर्छी है, ढाल है, कृपाण और कटारी है, ये उसकी सहेलियां थी, यानी कि इन्हीं के साथ में वह खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि हमने पिछली पंक्तियों में भी पढ़ा, वह बर्छी ढाल कृपाण कटारी के साथ में ही खेला करती थी, उन्हीं को अपनी सहेली बनाकर उन्हीं से खेला करती थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वीरता के भाव थे और इसी कारण से वह शिवाजी की गाथाएं उनको मुँह जबानी याद थी, क्योंकि वह उनसे भी प्रेरित थी। इसी कारण उनकी जो गाथाएं थी, उनकी जो कथाएं थी, उनको मुँह जबानी याद थी। बुंदेलखंड के हर बोलों ने के मुँह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, वह मर्दों के समान लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? कवित्री कह रही हैं कि वह लक्ष्मी थी। लक्ष्मी धन की देवी को बोला जाता है और दुर्गा शक्ति की देवी को बोला जाता है। तो वो कहती हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की ही वो अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, जो मराठे थे वह उसकी तलवारों के वार को देख कर क्या होते थे? पुलकित होते थे। पुलकित होना मतलब खुश हो जाते थे, यानी कि वो इस तरह से युद्ध करती थी कि मराठे उसकी युद्ध कला को देखकर हर्षित हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध यानी कि एक तरह से बनावटी युद्ध खेलना या व्यूह की रचना करना, जो युद्ध आदि में प्रयोग किया जाता है, व्यूह रचना, और शिकार खेलना। सैन्य घेरना, सैन्य अर्थात सेनाओं को घेरना। दुर्ग तोड़ना, जो राजा महाराजा द्वारा दुर्ग बनाए जाते थे उन दुर्गों को तोड़ने का अभ्यास करना, ये उसके प्रिय खिलवाड़ अर्थात उसके प्रिय खेल थे। यानी कि इस तरह के खेल वह खेला करती थी, जैसे कि बच्चे बचपन में गुड्डे गुड़िया या खिलौनों आदि से खेला करते थे। तो इनके बचपन से शौक ही अलग थे। जैसे बर्छी ढाल कृपाण कटारी से ये खेला करती थी खिलौनों की जगह पे, और उसके साथ साथ जैसे बच्चे क्रिकेट कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो इनका खेल हुआ करता था ये नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शिकार खेलना, सेनाओं को घेरना, दुर्गों को तोड़ना। इस तरह के वो खेल बचपन से ही खेला करती थी, यानी कि वीरता उनके अंदर बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी आराध्य भवानी थी, यानी कि वह उनकी आराधना करती थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों के समान खूब लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव की साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। कहने का तात्पर्य है कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई झांसी में। कहने का मतलब यहाँ पे वीरता लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया है और वैभव झांसी के राजा गंगाधर राव के लिए बोला गया है, यानी कि उनके पास झांसी का राज्य था और लक्ष्मीबाई के पास में क्या थी? वीरता थी। तो इस तरह से वीरता और वैभव की आपस में क्या हो गई? सगाई हो गई। ब्याह हुआ रानी बनाई, और लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में, और वह लक्ष्मीबाई बनकर झांसी के भीतर प्रवेश हुई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। राजमहल अर्थात झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी और खुशियाँ छा गईं,
और सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी, यानी कि जो सुभट यानी कि जो क्या थे, रणकुशल या योद्धा बुंदेल थे, उनकी बिरुदावली के समान, उनकी कीर्ति गाथा के समान वह झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। यह विवाह ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो। शिव से मिली भवानी थी और शिव जी के साथ भवानी अर्थात माँ पार्वती का विवाह हो गया है। इस तरह का वह विवाह हो रहा था। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों के समान खूब लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसी चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। उदित हुआ सौभाग्य यानी कि सौभाग्य उदित हो गया, उग गया। मुदित महलों में उजियाली छाई, और महलों में क्या छाने लगी, उजियाली छाने लगी, खुशियों से खुशियों के उजाले छाने लगे। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कालगति अर्थात जो मृत्यु थी या जो समय था वह चुपके चुपके यानी कि चुपचाप से काली घटा को घेर लाया। काली घटा घेरने का मतलब दुख के बादलों को घुमाकर फेर लाया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, यानी कि समय को उन तीर चलाने वाले लक्ष्मीबाई के हाथों में चूड़ियां भाई नहीं अर्थात पसंद नहीं आई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, और रानी विधवा हो गई अर्थात राजा की मृत्यु हो गई, विधि को भी दया नहीं आई, और विधि अर्थात विधाता को उस पर दया भी नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जो राजा जी थे, गंगाधर राव थे, वह निसंतान मर गए अर्थात उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, और जो रानी थी वह शोक में समा गई यानी कि वह शोकग्रस्त हो गई। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने उनकी कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। झांसी का जो दीप था वह बुझ गया यानी कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तब डलहौजी मन में हर्षाया, जो डलहौजी उस समय पे अंग्रेजों द्वारा यहाँ भारत में नियुक्त अधिकारी था, वह मन ही मन क्या हो गया, हर्षा गया यानी कि खुश हो गया। उसे राज्य हड़प करने का एक अच्छा अवसर मिल गया। उस समय पे अंग्रेजों द्वारा राज्य हड़प नीति भारत में शुरू की गई थी, जिसके तहत अगर किसी राजा की संतान नहीं होती थी और राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता था। तो जब झांसी के साथ ऐसा हुआ तो उसे ऐसा लगा कि उसे राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर मिल गया है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने अपनी फौजें भेजी और झांसी के किले पर अपना झंडा लहरा दिया। किले पर झंडा लहराने का तात्पर्य क्या होता है कि अब झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का वारिस बनने का मतलब झांसी जिसका कोई वारिस नहीं था यानी कि राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी, इसलिए झांसी लावारिस हो गया था। तो उस लावारिस झांसी का वारिस बनकर जो ब्रिटिश राज्य था वह झांसी में आ गया यानी कि ब्रिटिश राज्य ने झांसी पर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी जो अभी क्या हो रही थी, अश्रुपूर्ण थी, आंसुओं के सागर में डूबी हुई थी, क्योंकि अभी अभी राजा की मृत्यु हुई थी। तो रानी ने जब देखा कि जो झांसी है वो वीरानी हो गई है, वीरानी अर्थात दूसरों की हो गई है यानी कि अंग्रेजों ने उसे हड़प लिया है। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी कि झांसी वाली रानी मर्दों के समान खूब लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय नहीं सुनता है यानी कि किसी भी प्रकार की विनय या प्रार्थना को नहीं सुनता है अंग्रेज शासन। विकट फिरंगी
की माया, यह अंग्रेजी शासन की जो माया है वो बहुत ही विकट है। व्यापारी बन गया चाहता था जब वो भारत आया। जब वो पहली बार भारत में आया था तो वो व्यापारी बनकर आया था और उसने यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए भारतवासियों से दया की भीख मांगी थी, या उसने जगह मांगी थी, स्थान मांगा था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और जो डलहौजी था उसने पहले व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर अपने पैर जमाए और धीरे धीरे राज्य अपने शासन के रूप में यहाँ पर अपने पैर फैला दिए, और अब पूरी तरह से काया पलट हो गई है। यानी कि अब वह एक व्यापारी से एक शासक के रूप में यहाँ पर जम गए हैं। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो यहाँ के राजा और नवाब थे उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया था। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी जो दासी बन गई थी, क्योंकि झांसी पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया था तो अब वो दासी बन चुकी थी। बनी यह दासी अब महारानी थी, लेकिन यह दासी नहीं बनकर रहना चाहती थी और उसने झांसी की जो बागडोर थी वो अपने हाथों में लेकर वह झांसी की महारानी बन गई। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने उनकी कहानी सुनी थी कि वह झांसी वाली रानी मर्दों के समान खूब लड़ी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। चीनी राजधानी दिल्ली की, यानी कि दिल्ली को उन्होंने छीन लिया था, अंग्रेजों ने छीन लिया था, और लखनऊ को भी उन्होंने बात में ले लिया था, वहाँ के राजा को अयोग्य सिद्ध करते हुए। बिठूर में पेशवा को उन्होंने कैद कर लिया था। नागपुर पर भी उन्होंने आक्रमण कर लिया। घात करने का मतलब आक्रमण उन्होंने कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, इनकी तो कोई बिसात ही नहीं थी, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य थे जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में यूं ही मिला लिया गया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और उसके साथ साथ सिंध पंजाब और ब्रह्म पर वज्र निपात हुआ था, यानी कि अंग्रेजों का कठोर आक्रमण हुआ था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास जैसे राज्यों की भी यही कहानी थी, यानी कि अंग्रेजों ने उन राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। रानी रोई रनिवासों में, रानी क्या कर रही थी रनिवासों में, यानी कि रानियों के रहने के लिए जो महल बने होते हैं वहाँ वह रो रही थी। लेकिन जो बेगम थी वह गम से क्या हो गई थी, बेजार हो गई थी, क्योंकि उनके गहने और कपड़े अब कलकत्ता के बाज़ारों में बिकने लगे थे और अंग्रेज़ों के अखबार में उनकी नीलामी की खबरें छापी जाती थी। और नीलामी की खबरों में क्या लिखा जाता था, नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हारों को ले लो, यह नीलामी के लिए छापा जाता था। यूं पर्दों की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से जो पर्दों की इज्जत थी वह परदेसी की हाथ क्या हो रही थी, बेची जा रही थी। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो यह इन पंक्तियों में कहा गया है कि कुटियों में थी विषम वेदना, यानी कि जो कुटियाँ थीं, जो छोटी छोटी कुटियाएँ थीं, वहाँ रहने वाले लोगों के भीतर क्या होती, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। और महलों में जो लोग रह रहे थे उनका अपमान आहत हो रहा था, यानी कि उनको बार बार अपमानित किया जा रहा था। कुटिया वाले लोगों को पीड़ा दी जा रही थी, कष्ट दिया जा रहा था, और महल में रहने वाले लोगों को लगातार अपमानित किया जा रहा था।
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। लेकिन जो वहाँ के वीर सैनिक थे बुंदेलखंड के, उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था। उनको गर्व था कि उनके पुरखे क्या थे, वीर थे, और उसी अभिमान के कारण उनके अंदर भी वीरता जागृत थी। इसी कारण नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। इसलिए वह क्या कर रहा था, अंग्रेजों से बदला लेने का सामान जुटा रहा था। और इसी बीच में उनकी बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का आह्वान कर दिया, अर्थात वह युद्ध के लिए स्वयं माँ चंडी के समान मैदान में उतर गई। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ। यज्ञ कौन सा यज्ञ? स्वतंत्रता के लिए यज्ञ प्रारंभ हो गया। उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, जो जोत सो गई है, जो अलख लोगों के भीतर स्वतंत्रता के लिए थी, वो जो सो गई है, वो ज्योति अब उनको जगानी थी ताकि स्वतंत्रता का यज्ञ पूर्ण हो सके। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, यानी कि जो महल में रहने वाले थे उन्होंने आग दी, यानी कि वो पूरी तरह से वे स्वतंत्रता के लिए मैदान में उतर गए। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोपड़ी में रहने वालों ने भी क्या की, उस स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्र, अपने पतियों को युद्ध में भेजा था। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वो अंतरतम से आई थी, यानी कि भीतर से आई थी, यानी कि हर एक व्यक्ति खुद से इस स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार था। झांसी, दिल्ली और लखनऊ यानी मेरठ, कानपुर और पटना, इन सभी जगह जो स्वतंत्रता के लिए जो लपटें थी वो छाई हुई थी, यानी कि सब लोग के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला उठ गई थी और बहुत धूम मची हुई थी स्वतंत्रता के लिए। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कि कुछ हलचल हो रही थी, यानी कि वहाँ के लोग भी स्वतंत्रता के लिए अब प्रेरित हो रहे थे। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीर काम आए थे, यानी कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिनमें नानिया धुंधु पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये कुछ लोग हैं जिनके नाम भारत के इतिहास गगन में हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन इनकी जो कुर्बानी थी, जो इन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी थी, लेकिन उस समय पे क्या कहलाती थी, जुर्म कहलाती थी, जिसके कारण इनको अपनी जान देनी पड़ी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे इन अमर वीरों के नाम बोले गए हैं। उसके बाद कवित्री कहती हैं कि इनकी गाथा को छोड़कर अब हम झांसी के मैदानों की बातें करते हैं, जहाँ पर झांसी की रानी मर्दों के बीच में खुद भी मर्द बनकर खड़ी हो गई है उनका सामना करने के लिए। और उनका सामना करने के लिए अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वाकर आया है, जो जवानों में सबसे आगे खड़ा है।
रानी ने उसके खिलाफ तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच में आसमानों में द्वंद्व हुआ। और उस द्वंद्व में जो वॉकर था वो जख्मी हो गया और वहाँ से भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि जो झांसी की रानी थी वह एक महिला थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर मर्दों के समान जोश और अजब सी फुर्ती थी, जिसे देखकर वह हैरान हो उठा। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, यानी कि रानी अब आगे बढ़ी और वह काल्पी तक पहुंच गई। उसने निरंतर 100 मील की दूरी को पार किया और वह काल्पी पहुंच गई। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए उनका जो घोड़ा था वह थक गया और जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय स्वर्ग सिधार गया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। तो यमुना के तट पर एक बार फिर से अंग्रेजों ने रानी से हार खाई और इस प्रकार रानी विजयी होकर आगे चली और उसने आगे जाकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। उस समय ग्वालियर में अंग्रेजों का जो मित्र सिंधिया था वह राज्य कर रहा था और जैसे ही रानी ने ग्वालियर पर अधिकार किया तो उसने उस राजधानी को छोड़ दिया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली, यानी कि यहाँ ग्वालियर पे तो रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिल गई थी, लेकिन फिर दोबारा से अंग्रेजों की सेना ने रानी को घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ रानी के सम्मुख था, लेकिन उसने भी मुंह की खाई थी, यानी कि वह भी रानी से पराजित होकर चला गया। कान्हा और मंदरा नाम की 2 सखियां थीं जो रानी के साथ में ही आई थी। उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई थी, यानी कि अपनी वीरता दिखाई थी, अपने शत्रुओं को मार गिराया था। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके बाद रानी के पीछे यूरोज आ गया और उसने रानी को घेर दिया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। तो भी रानी मार काट कर, यानी कि रानी घिर गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने शत्रुओं को मारते हुए काटते हुए उस सेना से बाहर निकल आई, सेना के पार निकल आई। किंतु रास्ते में एक नाला आ गया जो काफ़ी बड़ा था, उसको पार करना मुश्किल हो गया। घोड़ा अड़ा, उनका जो घोड़ा था वो नया घोड़ा था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी जब वो 100 मील निरंतर पार करके आई थी, तो वो थक कर गिरा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो इस बार रानी के पास जो घोड़ा था वो नया घोड़ा था और वह वहाँ पर अड़ गया, उसने आगे जाने से मना कर दिया। इतने में आ गए सवार और जब वह नाले के पास में अड़ गया तो जो अंग्रेज थे वह रानी का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी तो अकेली थी लेकिन उसके जो शत्रु थे बहुत सारे थे। होने लगे वार पर वार, वे रानी पर एक के बाद एक वार करने लगे। घायल होकर गिरी सहनी, उसे वीरगति पानी थी।
यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी कहा गया है, शेरनी बोला गया है, क्योंकि उन्होंने शेर के समान ही वीरता दिखाई थी। तो वह सिंहनी जो थी वो अब क्या हो गई, जब उन पे वार होने लगे तो वह घायल होकर गिर गई, उसे वीरगति पानी थी और उनको वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति का मतलब होता है जब हम युद्ध में लड़ते लड़ते वीरतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसे वीरगति प्राप्त होना कहा जाता है। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, रानी सिधार गई अर्थात रानी की मृत्यु हो गई, और अब जो चिता थी वह उसकी दिव्य यानी कि दैवीय सवारी थी। अब उसी के माध्यम से, चिता के माध्यम से उसे तेज से मिलना था। तेज का मतलब ईश्वर को तेज का प्रतीक माना गया है, तो वह अब तेज से मिल गई यानी कि ईश्वर से मिल गई। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस समय पे उन रानी की जो उम्र थी वो केवल 23 वर्ष की थी, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी वीरता, इतना शौर्य दिखाया, तो इसलिए रानी को मनुष्य नहीं बल्कि अवतारी कहा गया है। और हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। कवित्री कहती हैं कि वह हम जो मृत के समान क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचार को झेल रहे थे, तो हम लोगों को वह जीवित करने आई थी, जिंदा करने आई थी, और वह स्वतंत्रता नारी बनकर आई थी। इस प्रकार से वह हमको पथ दिखा गई यानी कि हमें रास्ता दिखा गई, और वह सीख सिखा गई जो वह हमें सिखाना चाहती थी कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, हमें स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। ये सीख उसने हमें सिखानी थी और उस सीख को वह सिखा के गई। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से झांसी। तो कवित्री कह रही हैं कि हे रानी, हम क्या हैं, भारतवासी कृतज्ञ हैं यानी कि किए गए उपकार को मानने वाले हैं। तो हम तुम्हारे द्वारा जो उपकार हम भारतवासियों पर किया गया है उस उपकार को हम याद रखेंगे। यह तेरा जो बलिदान है यह अविनाशी यानी कि जो कभी नष्ट ना हो ऐसी स्वतंत्रता को जगाएगा, यानी कि सब लोगों के अंदर स्वतंत्रता की अलख को जगाएगा। होवे चुप इतिहास यानी कि चाहे इतिहास चुप हो जाए, तेरे बारे में कुछ ना बोले, लगे सच्चाई को चाहे फांसी यानी कि जो सच है उसको फांसी लग जाए, कोई तेरे बारे में बात ना करें। हो मदमाती विजय, और जो विजय है अगर ये अंग्रेज जो हैं ये मदमस्त हो जाएं, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, क्योंकि अब चाहे वो झांसी को गोलों से मिटा क्यों ना दे, लेकिन तुमने जो झांसी की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, वहाँ के लोगों को के अंतर्मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी उसको भड़काया, उसके लिए यह भले ही तेरा नाम इतिहास में ना हो या सच को दबा दिया जाए या अंग्रेज अब उसके बाद में झांसी को मिटा क्यों न दे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। भले ही तेरा कोई स्मारक ना बनाया जाए लेकिन तू खुद का ही स्मारक होगी। स्मारक का मतलब वो स्मृति चिन्ह, तो वो तू खुद ही होगी, क्योंकि तू एक वीरता की निशानी के रूप में क्या है, हर एक वीरता के रूप में हर एक के अंदर अब आ चुकी है, यानी कि लोगों के भीतर एक वीरता के रूप में आ चुकी है। तू खुद अमिट निशानी, तू एक ऐसी निशानी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को हम किस लिए जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहने से ही हमको ये पता चलता है कि वो एक वीर महिला थी, यही उनकी निशानी है। तो कह रहे हैं इसीलिए तू खुद का ही स्मारक होगी, तुझे किसी स्मारक का, तू किसी भी स्मारक की मोहताज नहीं है, और तू ऐसी अमिट निशानी है जो हर एक के भीतर
हमेशा रहेगी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने कहानी सुनी कि वह झांसी वाली रानी मर्दों के समान खूब लड़ी थी। आशा है आप सभी को भाव समझ में आया होगा। अन्य पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।